Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your final analysis for Political Science and International Relations optional paper for 2023. और इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे पेपर 2B को, राइट। सो हमारा जो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है उसकी जो है एनालिसिस हम यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। सो जो आपका इंडिया एंड द वर्ल्ड वाला पार्ट होता है। Now, very importantly, this is a part of the PSI or optional paper that a lot of people, a lot of students and aspirants, when they're starting out, they find it very interesting, right? बहुत interesting लगता है. In fact, through my experience of talking to a lot of students, I've also encountered it is when they're reading about the topics in this section that they actually end up thinking, "Acha, political science is a very interesting subject. Like this is an option that maybe I can delve in and have this long-term commitment to for my mains." Right? So this is the sort of part of the paper that really reels them in. However, जैसे जैसे वो preparation शुरू करते हैं, over time, sometimes the dynamism of this part can also scare them. Because उनको लगता है ओह ये तो बड़ा करंट वाला आ सकता है, इंडिया इतने सारे मीट्स कर रहा है, इतने सारे बायलैटरल रिलेशंस हैं, किस किस चीज़ के साथ हम कोप करें, right? It can become slightly intimidating also. However, I feel this paper was an apt example to showcase कि आपने अपनी preparation में किस तरह से बैलेंस बना के रखना है between starting off with the foundations of the topics and building on them through the current events जो कि हो रहे हैं, right? अब अगर आप देखते हैं इस पेपर को, right, हमने जो है ओवरऑल एक एनालिसिस करने की जो है कोशिश की ऑफ द पेपर, और जब हम इस पेपर को देख रहे हैं व्हाट वी हैव कम टू द कंक्लूजन इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकेम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया इस बार। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चंस को देखें, 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो कि डायरेक्टली पिछली बार PYQs के अंदर पूछे गए हैं, which is why time and again we have emphasized on the fact that PYQs for any optional, not just for political science, but for any optional should be a direction giver. It should be a guide. It should be a mentor in how to prepare. And that is why I think for students who are say starting off, मैं हमेशा recommend करती हूँ there is a free playlist जिसके अंदर हम continuously add भी करते रहते हैं, राइट। फ्री प्लेलिस्ट जहाँ पे हमने इम्पॉर्टेंट PYQs जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं थीमेटिकली, राइट। सो प्लीज गो बैक टू दैट, वॉच दोज वीडियोज, वॉच दोज मॉडल आंसर्स, because they will really help you orient towards understanding the requirements of the paper. साथ ही साथ में importantly we also have a free compilation. There is a free compilation, right, of syllabus and thematically organized questions 2013 से लेके एंड 2023 के क्वेश्चंस जो है वो भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, वो भी पेपर इंक्लूड कर दिया गया है सोर्सेज के साथ, कहाँ से आप मटेरियल ले सकते हैं एंड कौन कौन से ये PYQs है। इसकी हमने एक पूरी कंपाइलेशन बनाई है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड दिस कैन बी वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ योर प्रेपरेशन, राइट। अब ये फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली PYQ से देखे गए। There were another 5 questions which were on a similar model. So either a part of the question या फिर जो general spirit behind the question है, या जो broad answer आपसे expect किया जा रहा है वो किसी PYQ के ऊपर बेस था। तो 10 तो मोटे मोटे जो क्वेश्चंस है, राइट, इंक्लूडिंग ऑल द चॉइसेस जो कि क्वेश्चंस के विद इन आ रही है, तभी ये 10 बने। ये सारे कहाँ से थे? आपके PYQ से थे, राइट। हाउएवर 2B वाज आल्सो अ सेक्शन जहाँ पे मैं बोलूंगी मैक्सिमम कंटेंट फ्रॉम करंट बेस्ड चीजें भी देखा गया, राइट। सो अगर हम WTO वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ऑन COVID-19 वैक्सीन का जो वेवर है, राइट, एंड उसको ट्रिप्स वेवर एग्जैक्टली क्यों नहीं मानेंगे, अ वेरी वेरी कॉन्क्रीट क्वेश्चन, अ वेरी करंट बेस्ड क्वेश्चन। एंड अगेन आप देखोगे कि यही WTO मीट जो है, मिनिस्ट्रियल मीट जो हुई थी, इससे काफी ज्यादा प्यार है UPSC को। पिछली बार फिशरीज वाला क्वेश्चन आया था, इस बार ये वाला आ गया। एंड इनफैक्ट ये वाला जो हमारा पूरा मिनिस्ट्रियल मीट था
वी हैड कवर्ड दिस इन अ फ्री वीडियो ऑल्सो, जहाँ पे वी हैड गिवन यू एन इंसाइट इनटू अ करंट अफेयर्स कोर्स जो हम चलाते हैं फॉर PSIR के, वहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया हुआ था। पिछली बार फिशरीज वाले क्वेश्चन में भी हेल्प की थी एंड इस बार भी इसने ये हेल्प की होगी, राइट। तो काफ़ी बार जो है हमने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, ये टॉपिक कराया हुआ था। अनदर थिंग जिसको मैं मानूंगी लॉन्ग टर्म करंट अफेयर, लॉन्ग टर्म करंट अफेयर वाज इंडिया का रिस्पॉन्स अफगानिस्तान को पोस्ट तालिबान। ये भी हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में तो इंक्लूडेड है ही है, बट दिस वाज आल्सो कवर्ड इन अ फ्री वीडियो, राइट। एंड व्हाट आई एम डूइंग इज दीज फ्री वीडियोस के लिंक्स मैं आपको ऊपर कार्ड्स में आपको दिख रहे होंगे फॉर द प्रीवियस वन ऑल्सो एंड फॉर द अफगानिस्तान वन ऑल्सो, दैट व्हाट वर सर्टेन थिंग्स दैट यू कुड हैव इंक्लूडेड हियर। Another, थोड़ा पेचीदा टॉपिक एंड पेचीदा वेरी करंट क्वेश्चन विच हैड कम वाज ईरान इंडिया। ठीक है, वेस्ट एशिया में पहली बार ईरान के ऊपर इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन दिस वाज समथिंग विच वाज सॉर्ट ऑफ ऑन एन एक्सपेक्टेड लाइन, क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो अगर आपको याद होगा 2022 में जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मेडन विजिट थी इंडिया को, वो बहुत ज़रूरी था। ठीक है, देन वेरी इंपॉर्टेंटली द काइंड ऑफ थॉइंग ऑफ रिलेशंस दैट हैव हैपेंड विद द सऊदी ईरान डील ऑल्सो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स थे जिनके कारण ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। हमने मेंस के क्रैश कोर्स में भी करवाया था इसको कि वेस्ट एशिया में विद दिस थॉइंग ऑफ रिलेशंस अब इंडिया ने कैसे अपने आप को ओरिएंट करना है टूवर्ड्स ईरान एंड सऊदी अरेबिया, क्या कुछ बेनिफिट्स आएंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली इन आवर करंट अफेयर्स वीडियोज़ हमने ये सब करवाया था स्पेशली बिकॉज ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था दिस टॉक्ड अबाउट चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस, एंड उस वीडियो में हमने बहुत मैसिवली इरिटेंट्स इन द रिलेशनशिप जो है बिटवीन इंडिया एंड ईरान उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करवाया था। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम बोले कि अच्छा G20 से तो क्वेश्चन नहीं आया, चलिए ब्रिक्स से भी क्वेश्चन नहीं आया तो करंट अफेयर्स इरेलीवेंट है। नहीं, ये इरेलीवेंट नहीं है, आपको ये क्वेश्चंस ये प्रूव कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना, है वो एक कंटिन्यूइंग क्वेश्चन, बट ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपने करंट एग्जाम्पल्स डालने होते हैं, है ना। म्यांमार के अंदर इंस्टेबिलिटी आई, ऑब्वियसली एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसीज जो है इन द रीजन उस पर वो इम्पैक्ट कर रहा है, राइट। पाकिस्तान के साथ जो टर्ब्यूलेंस चल रही है करंटली, जो इंसर्जेंसीज के अटैक्स हुए हैं इंडिया पे, आपने उसके एग्जाम्पल्स जो है कोट करने हैं। सिमिलरली वर्सनिंग इकोनॉमिक क्राइसिस जो है श्रीलंका का, वो किस तरह से दोबारा कैटapult कर सकता है एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को, इंसर्जेंसीज को, विच अगेन एंड्स अप impeding the cooperation in the South Asian region. All of these are what? These are all current examples, right? ये questions के अलावा भी current examples हैं। Similarly, और relatively हम जो बोलेंगे question आया था कि इंडिया की जो membership है UN में एंड इंडिया की जो contribution है पीस कीपिंग मिशन में, तो कितना ज़्यादा जो इंडिया की contribution पीस कीपिंग मिशन है, that as a plank for getting India permanent membership in the UN ना। टेक्निकली अगर हम सोचे बहुत घिसा पिटा सवाल है, इतनी बार यूपीएससी पूछ चुका है ना इन सम फॉर्म और दी अदर, बट द पॉइंट इज अगर ऐसा बेसिक क्वेश्चन है एवरीवन मस्ट हैव प्रिपेयर्ड इट वेल, यू हैव टू ऐड ऑन टू इट कि करंट रेलेवेंस क्या है। हमें पता है दैट इंडिया की मंथली रोटेशनल प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ पे, उन्होंने टाइम एंड अगेन रिफॉर्म्स की बात जो है उसको रेज किया। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के अंदर जो है इस चीज़ को जो है रेज किया कि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूएनएससी अगर अपने आप को रेलेवेंट रखना चाहता है तो ये कुछ रिफॉर्म्स जो है लेके आए। जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने ये बोला था कि देखिए कब से रिफॉर्म्स की बात हो रही है, बट आप जब तक कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं आके लेके चलते, राइट, दिस बॉडी इज गोइंग टू एंड अप एज अ डिसफंक्शनल body like a number of other organizations. ठीक है ना, what were these things? These were certain current चीजें जिसके कारण ये मुद्दा important हो गया था। तो अगर आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर ही ये कुछ स्टेटमेंट्स, ये कुछ रेफरेंसेस होते, they sort of link a basic foundational topic with a current issue, right? तो ये मैं एग्जांपल्स आपको पहले ही शुरू में बता रही हूँ to give you an insight that just don't look at basic questions as
ये तो वही लिख देंगे जो नोट्स में आता है, नहीं, यू हैव टू एड योर ओन टच, यू हैव टू कनेक्ट इट टू करंट अफेयर्स की एग्जाम्पल्स ऑल्सो। वाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे तो रिलेटिव गेन्स की बात है ना, पॉल साइंस की टर्मिनोलॉजी में ही बात करते हैं, राइट? एंड में तो क्या मैटर करेगा कि आपके मार्क्स विज़-विज़ अदर बच्चों के मार्क्स कैसे हैं, है ना? वही तो डिफरेंस है बिटवीन समवन क्लियरिंग मेंस एंड समवन नॉट क्लियरिंग मेंस, एंड कितने मार्जिन है यू एंड अप क्लियरिंग देम, राइट? व्हिच विल डिटरमिन वेदर यू गेट थ्रू यूपीएससी और नॉट, राइट? सो ये कुछ चीजें जो है इनको समझना, इनको जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं वेरी क्विकली टूवर्ड्स एनालाइजिंग द क्वेश्चंस। अगेन मैंने मार्क किया हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो है रेपिटिशन है पीवाईक्यूज से, आप कंपाइलेशन डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को देख भी सकते हैं कि कैसे ये रेपिटेशन थी, ठीक है? सबसे पहले ही आते हैं टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच टॉक्स अबाउट एक्सप्लेनिंग द मेजर फीचर्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द 21st सेंचुरी। कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है से आप मिड 2000 से जो है ये शुरू हो जाइए, से 2009-10 ऑनवर्ड्स जो है आप शुरू हो जाइए, एंड तब से जो आप कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही पीवाईक्यूज 2022, 21, 18 इन सब में देखे गए थे। अगेन यहाँ पे जब हम बात करते हैं मेजर फीचर्स की, एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है कि जो मेजर फीचर्स है 21st सेंचुरी के, इनके अंदर कई जगहों पे वी सी अ कंटिन्यूटी, right? There are certain areas where we see a continuity in the 21st century from certain features जो कि हमने right at the फॉर्मेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया या नेहरूवियन आइडियलिज्म के टाइम पे देखा था, राइट? सो ओवर टाइम कुछ इंक्रीमेंटल चेंजेस हुए हैं, बट देन सर्टेन अदर स्कॉलर्स से दैट नो 21st सेंचुरी इज आल्सो ब्रॉट अबाउट वाइड स्प्रेड चेंजेस, जिनके थ्रू एक स्लाइट डिफरेंस भी देखा जा रहा है फ्रॉम द प्रीवियस फॉरेन पॉलिसी जो कि इंडिया की होती थी, ठीक है? तो यही चीजें हमने मार्क करनी थी, दैट व्हाट आर सर्टेन कंटिन्यूइंग फीचर्स ऑफ द 21st सेंचुरी व्हिच से यू कैन रिलेट टू द प्रीवियस फेजेस, एंड देन व्हाट आर सर्टेन एब्सोल्युटली न्यू फाउंड थिंग्स व्हिच आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एरास। आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, एस जयशंकर ने अपनी किताब के अंदर वेरियस फेजेस जो है उनको हाईलाइट किया था, तो आप इसी तरह से उन फेजेस को इंट्रोडक्शन के अंदर लिख के फिर बात कर सकते थे कि किस तरह से जो सेकेंड लास्ट फेज है तब से ये 21st सेंचुरी वाले फेजेस जो हैं उनकी शुरुआत हो जाती है, right? So we could have started from that सी राजा मोहन किस तरह से बात करते हैं that in certain arenas of the 21st century certain features can be seen as a long term continuation of the previous eras of features including continuation of the India way, right? that हमारे कुछ जो cultural factors है, हमारे कुछ जो historical factors है, हमारी कुछ जो indigenous ideas हैं based say in the works of people like Buddhism, राइट? बुद्धा के अंदर जो कंटिन्यूइंग ये डीप सेट आइडियाज ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, जो किसी हमारे पंचशील में भी देखे जा सकते हैं, या जो पीसफुली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की बात है जो भी आज देखा जा सकता है, या फिर टू अ सर्टेन एक्सटेंट इवन द आइडियाज जो कि देखे जाते हैं इन द गांधीयन मेथोडोलॉजी, वो आज भी फॉलो किए जाते हैं। सिमिलरली द आइडिया ऑफ इंडियन एक्सेप्शनलिज्म ऑल्सो, राइट? जहाँ पे हम बात करते हैं कि देखिए हमारी जो एक लेगेसी है ऑफ बीइंग एन इंडिपेंडेंट, सपोर्टिव, balancing, extremely non-aggressive, non-expansionist, egalitarian country, वो आज भी निकल के आती है। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर हो गया, लीडिंग लाइट ऑफ द ग्लोबल साउथ हो गया, इसके ऊपर एक कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है। लीडिंग लाइट ऑफ द ग्लोबल साउथ आई थिंक इज वन ऑफ द प्राइमरी आइडियाज जो कि हम फीचर्स के अंदर बात करते हैं। नेबरहुड की इंपॉर्टेंस हो गई एंड सॉफ्ट पावर की कल्टिवेशन की बात हो गई, ये सारे कुछ ऐसे कंटिन्यूइंग फीचर्स की तरह देखे जा सकते हैं। हाउएवर एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो सर्टेन different features which are also imagined as far as India is concerned, इनके बारे में बात करना भी जो है ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे क्या क्या हम देख सकते हैं? हम देख सकते हैं ना, अनदर थिंग दैट वी हैड रिमार्क्ड अपॉन, राइट? अशोक बेहुरिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई थी और यहाँ पे इन्होंने अंडरलाइन किया था दैट हाउ इंडिया फ्रॉम पंचशील इज टुडे मूविंग टूवर्ड्स व्हाट इज कॉल्ड द पंचामृत ना। मोदी जी ने अपनी स्पीचेस के अंदर भी बात की है, तो आप ऐसी चीज़ों को लेके आइए, राइट? पंचामृत ये क्या है? पंचामृत इज गाइडेड बाय 3 C's which are culture, commerce and connectivity. So the importance of soft power but also geo-economics. And ये पंचामृत के ideas are based on dignity,
on dialogue, on ensuring security, on ensuring shared prosperity, as well as culture. Now, importantly, 21st सेंचुरी के अंदर नए फीचर्स भी आए. सबसे पहला तो फीचर होना चाहिए कि नॉन अलाइनमेंट से हट के हम किस तरह से मल्टी अलाइनमेंट या इशू अलाइनमेंट की तरफ बढ़ गए हैं. साथ ही में इंडिया जो है आज इंक्रीजिंगली रिस्क टेकिंग बन गया है, राइट. सो अब हम क्या बनना चाहते हैं? वी वांट टू बी एट द हाई टेबल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. एंड अगर हम हाई टेबल ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स पे होना चाहते हैं, देन वी कैन नॉट बी सीन एज अ पुश ओवर. बहुत एग्जाम्पल्स है इसके. से इंडिया की कंटिन्यूड इंगेजमेंट विद रशिया डिस्पाइट द काइंड ऑफ सैंक्शंस जो कि यूएस ने आगे रखे थे, बट वी सेड वी विल नॉट बैक ऑफ, राइट. हम जो हैं आपकी कठपुतली की तरह आगे नहीं आ सकते. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जियो पॉलिटिक्स के साथ साथ इंडिया किस तरह से एम्फेसाइज करने लग गया है जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर ऑल्सो, एंड बोथ वाया बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल रिलेशंस जो है जियो इकोनॉमिक्स को ये पुश करना चाहता है. Then very importantly, India जो है wants to move away from its image as a balancing power, as a mediating power towards becoming a leading power. So the kind of positioning that we are seeing of India in say Quad or I2U2, this exemplifies this thing. Similarly, the newfound realism and assertiveness जो कि हमें देखने को मिल रही है, राइट. आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं इन डीलिंग विद इट्स नेबरहुड, इमीडिएट नेबरहुड, जिस तरह से हम पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हैं, जिस तरह से हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं इवन अगेंस्ट चाइनीज असर्टिवनेस एटसेट्रा, राइट. इन सब को हम इसके बारे में बात कर सकते हैं. सिमिलरली द इंक्रीजिंग अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिया हैज इन ट्राइंग टू ऑल्सो reap the maximum benefits from its extended neighborhood, be it in Act East or be it the kind of balancing it is showing in West Asia in trying to engage with multiple powers at once, be it Israel, be it the entire Saudi Arabia bloc, or be it even Iran. And then obviously extremely importantly diaspora diplomacy, राइट. अगेन इसका जो है क्वेश्चन आपने GS2 के अंदर भी देखा था. लता वरदराजन जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है. तभी मैं बोलती हूँ कि आपके जो MEA की वेबसाइट है, राइट, MEA की वेबसाइट के ऊपर जो स्पीचेस हैं आप उनको ज़रूर देखिए. वहाँ पे डायस्पोरा की इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट है जिससे आप डायरेक्टली ये नोट्स जो हैं बना सकते थे, ठीक है. सो ऐसी चीज़ें जो है इनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड आई एम सेइंग नॉट जस्ट फॉर PSI के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है ही, बट GS2 के अंदर भी हम देख रहे हैं इंक्रीजिंगली स्पेशलिस्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, विच इज़ वाई PSI एज एन ऑप्शनल इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स अ लॉट, not just in optional obviously करेगा ही, but also in GS2 and GS4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है. एंड दैट इज़ वाई जो एक want एंड एक जो importance of PSI as an optional है ना, वो भी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, विच इज़ द रीजंस फॉर द लैक ऑफ रीजननेस इन साउथ एशिया. एक तरह से बेसिकली यही पूछ रहे हैं कि से द काइंड ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन जो कि हमने इमेजिन की है, जो कि हम देखते हैं, विच हैज़ बीन एन आउटकम. पिछले सेक्शन में आया था फंक्शनलिज्म का, और इसके अंदर हमने दिए थे. पिछले सेक्शन में EU के ऊपर भी क्वेश्चन आया था. दोनों क्वेश्चंस आए हुए थे, है ना. अगर आप यहीं से कुछ चीज़ें डिराइव कर लेते कि देखिए जिस तरह से फंक्शनलिज्म की ऑपरेशन से दिस आइडिया ऑफ रीजननेस, दिस आइडिया ऑफ रीजनल कोलैबोरेशन, दिस आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट गेन्स, द आइडिया दैट द इंटायर रीजन कैन ग्रो टुगेदर हैज कम अप से इन साउथ ईस्ट एशिया इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ASEAN और इन यूरोप विद EU. इंडिया साउथ एशिया के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाया है डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन सच एज SAARC. तो क्यों नहीं हो पाया है ये, राइट. एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इसको हमने मेंस के अंदर भी डिस्कस किया था, जहां पे हमने फैक्टर्स डिस्कस किए थे फॉर द लैक ऑफ रीजननेस. अब इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर ना अगेन आई वुड से अगर आप एग्जेम्प्लीफाई कर पाए पहले ही एग्जेम्प्लीफाई कर पाए द लैक ऑफ रीजननेस, दैट हाउ डू आई नो कि रीजनलिज्म जो है यहाँ पे लैकिंग है, उसको अगर मैं कुछ फैक्ट्स एंड नंबर्स के थ्रू पहले ही बता पाऊं, दिस विल रियली सब्सटैंशिएट माय आंसर. यही चीज हमने पहले भी की थी. देखिए यहाँ पे हमने बात की है
कि किस तरह से साउथ एशिया वर्ल्ड की लीस्ट इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन्स में से एक है, जहाँ पे जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है इट स्टैंड्स एट ओनली 6% ऑफ द टोटल ग्लोबल ट्रेड। एंड व्हेन यू कंपेयर इट टू द इंट्रा रीजनल ट्रेड इन आसियान जो कि एग्जिस्ट करती है या EU जो कि एग्जिस्ट करती है, दिस इज वेरी वेरी मिनिस्क्यूल। अनदर थिंग दैट यू कुड एक्चुअली रिलेटेड टू इज द काइंड ऑफ हिस्टोरिकल एंड आइडियोलॉजिकल एक फियर ऑल्सो टूवर्ड्स द नेबरहुड, जो कि हमने इवन इन आर थ्योरीज देखा है। तो आप कौटिल्यन मंडल थ्योरी की बात कीजिए, जहाँ पे इमेजिन नेबरहुड को देखता ही एक स्केप्टिसिज्म की लेंस से है कि आपका नेबर कभी आपका दोस्त बन ही नहीं सकता, ये तो कौन है, ये तो अरी है ना। तो अब ये भी एक प्रॉब्लम है दैट इन आर imaginary, in our ideological lenses and formulations also, the neighborhood is always seen from a very skeptical lens rather than a functionalist one. ठीक है, तो अब ये चीजें अगर आप अपने आंसर में और जोड़ देते बहुत ही बढ़िया बन जाता। Then obviously you have to talk about what are the reasons for the lack of regionness। यहाँ पे हमने बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स अब आप देख सकते दी हुई हैं। सबसे पहले तो देखिए इनकी जो हिस्टोरिकल इश्यूज हैं, राइट। पहली चीज तो हमने जैसे बोल दिया, आप कौटिल्यन थ्योरी की बात कर सकते थे कि आइडियोलॉजिकली ही हिस्टोरिकली ही हमने हमेशा अपने नेबरहुड को फ्रॉम दिस लेंस ऑफ अरी देखा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली द काइंड ऑफ हिस्टोरिकल रिलेशंस दैट वीव हैड, राइट। तो हम बात कर सकते हैं इंडियन पार्टीशन की, हम बात कर सकते हैं किस तरह से द वेरी आइडेंटिटी ऑफ सर्टेन कंट्रीज इज बेस्ड ऑन अदरिंग द नेबरहुड, राइट। तो पाकिस्तान में, राइट, पाकिस्तान की इंटायर फॉर्मुलेशन का रीजन ही क्या था कि इंडिया के अंदर एक देश जो है नहीं बस सकता है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन एक और क्वेश्चन इस पे आया हुआ है, द काइंड ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज जो कि एग्जिस्ट करती हैं इस पूरे नेबरहुड में, जिसके कारण अगेन साउथ एशिया एज अ रीजन जो है ये कल्मिनेट नहीं हो पाता है, राइट। तो ये सारे रीजंस जो है आपने ऐड करने थे यहाँ पे, राइट। अगेन you don't have to just stop here, आपने reasons तो बता दिए। You also in the second half of your question should be talking about why cultivating this regionness is important and what are the mechanisms of doing so, right? So for example, you could have talked about how India has realized the importance of doing the same and therefore taking out the troublemaker which mainly has been Pakistan. India has been exploring other options like BBI and other options like BIMSTEC, जहाँ पे वो cultivate करना चाहता है in some way some sort of identity or close knittedness within South Asia in some manner or the other। ठीक है, तो इन चीजों की जो है आपने बात करनी थी एंड एग्जाम्पल्स देने थे अपने आंसर के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The next question now again, ये question जो है exactly current based था, why the compromise reached at WTO regarding the COVID-19 manufacturing is not a trade TRIPS का waiver। तो exactly TRIPS का waiver ये क्यों नहीं है, इसके बारे में ये बातचीत की गई है। सबसे पहले तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसका बैकग्राउंड जो है इंट्रोडक्शन में समझा देते कि देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के आने के दौरान वन ऑफ द मेन थिंग्स विच वाज रेज्ड पर्टिकुलरली बाय द ग्लोबल साउथ was the kind of inequality in access to resources in tackling the COVID-19 pandemic. Chief amongst them being therapeutics, vaccines, right, and the drugs and बाकी नो हाउ जो कि होती है उसको लेके, जिसके कारण द लीडिंग लाइट्स ऑफ ग्लोबल साउथ पर्टिकुलरली कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने पुश किया फॉर अ ट्रिप्स वेवर एज फार एज कोविड-19 की ये सारे थेरेप्यूटिक्स, ड्रग्स, वैक्सीन्स एक्सेट्रा वर कंसर्न। Right, at the WTO Ministerial Conference of 2022, some form of एक तरह से एक victory for the global south was achieved also, जहां पे एक limited waiver जो है साइन किया गया, right, and that is why we say ये complete waiver नहीं है, ये क्या है, एक limited waiver है। और ये limited waiver क्यों है? दो, पहली चीज तो ये सिर्फ अप्लाई करता है टू सर्टेन प्रोसीजरल ऑब्लिगेशंस अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट, सो नॉट ऑल बट ओनली सर्टेन, किनके रिगार्डिंग, पर्टिकुलरली द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, राइट, कोविड-19 वैक्सीन के वैक्सीन्स के लिए। तो पहले ही जो ड्रग्स है, जो कुछ इक्विपमेंट्स थे, जो थेरेप्यूटिक्स थे, इन सबको बाहर रखा गया फ्रॉम दिस एग्जेम्पशन जो कि दी गई है, एंड अगेन लिमिटेड पीरियड के लिए ही ये दिया गया,
राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसी चीज को क्रिटिसिज्म में भी नोट डाउन किया गया था कि जो अग्रीमेंट निकल के आया है ये एक बहुत ही वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रपोजल जो कि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने 2020 के अंदर आगे रखा था, जिन्होंने कंप्लीट वेवर मांगा था फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स ऑन वैक्सीन ट्रीटमेंट्स एंड टेस्ट, जो कि नहीं दिया गया। राइट, तो ये लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ एक्सेस wherein it is only applying to vaccines and for a limited time period only। ठीक है, तो ये दैट इज वाई एक बहुत ही वाटर डाउन वर्जन है एंड एक कंप्लीट वेवर जो है नहीं माना जा सकता। राइट, सो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे आपने इन्हीं चीजों को एग्जाम्प्लीफाई करना था, द काइंड ऑफ डिफरेंसेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, एंड डिस्पाइट द कमिंग अप ऑफ सर्टेन ग्लोबल कॉमन कंसर्न्स इंक्लूडिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, उसके बाद भी द ग्लोबल नॉर्थ एंड द ग्लोबल साउथ हैव नॉट बीन एबल टू कम टुगेदर कंप्लीटली इन बीइंग एबल टू टैकल इट। ठीक है, तो अब वेरी इंपॉर्टेंटली फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड जो कि WTO की मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ने आगे भी रखा इसे, कि हमने इंक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी बनानी है, हमें इंक्रीजिंगली कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन करनी है, हमें इंक्रीजिंगली इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है उनको इंश्योर करना है, एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को घटाना है, because with the changes in the environment these pandemics are only bound to rise, and देखिए no country is going to be safe till the time the entire वर्ल्ड इज सेफ। हमने ऑलरेडी इनकाउंटर कर लिया था इन द वेव्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक्स जो कि देखी गई वर्ल्ड में। ठीक है, तो यही चीजें जो है ये आपने आगे रखनी थी। Next up now importantly was the question on why do ethnic conflicts, insurgencies continue to remain major impediments to regional cooperation in South Asia। Now हमारे notes and lectures में हमने country wise इन चीजों के साथ डील किया हुआ है। राइट, सो पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं ऑफ इंसर्जेंसी, बांग्लादेश के साथ अगेन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी को लेके क्या इशू है, देन श्रीलंका के साथ ये किस तरह से आता है। राइट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली म्यांमार के अंदर हमने ये करंट अफेयर्स के नोट्स के अंदर भी ये कवर किया हुआ था। राइट, सिमिलरली नेपाल के अंदर भी फॉर इन अ लिमिटेड मैनर हमने देखा है दैट समटाइम्स दीज इश्यूज जो है ये निकल के आ सकते हैं। राइट, तो इनको हमने इन सारी चीजों में जो डिफरेंट किया हुआ था इसको आपने कंप्लीट करके इकट्ठा करके अपने आंसर में पेश करना था ना। सबसे पहले तो आप बात कर सकते हैं कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन इंसर्जेंसीज होती क्या है। राइट, सो जब एथनिक डिफरेंसेस के कारण कंट्रीज के अंदर एंड बिटवीन कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसट्रस्ट इश्यूज देखे जाते हैं, दिस कैन लीड टू इंक्रीजिंग violence. Similarly, insurgencies in the form of proxy wars, in the form of terrorism जो है हमने देखा है, and South Asia happens to be one of the regions which is most prone to these twin problems of ethnic conflicts and insurgencies, and more often than not ये दोनों issues क्या हैं, इनके massive spill over या butterfly effects होते हैं। right? Ethnic conflicts can often lead to insurgencies and vice versa, and इनके कारण बाकी problems of drug smuggling, arms की जो ट्रेड हो गई, फेक करेंसी जो हो गई, इलीगल माइग्रेशन जो हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इनके कारण निकल के आती हैं। सो ये रूट कॉज की तरह देखी जा सकती है फॉर अ नंबर ऑफ other issues also, and South Asia के अंदर that is why the remaining right ये जो regional cooperation है, one of the major reasons why regional cooperation जो है बढ़ नहीं पाती है is the continuation of these ethnic conflicts and insurgencies also। सबसे पहला एग्जाम्पल तो आपको पाकिस्तान के साथ शुरुआत करनी चाहिए। राइट, पाकिस्तान एंड इंडिया सिंस देयर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान हैज ट्राइड टू वेज अ प्रॉक्सी वॉर इन इंडिया, जिसके कारण इंडिया एंड मैनी साउथ एशियन रीजन के अंदर जो बॉडीज हैं एंड जो कुछ अग्रीमेंट्स हैं वो हैव बीन कट शॉर्ट, या फिर उनका जो है वो बेचारे कभी पूरे ही नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ पाकिस्तान। एंड यू कैन रेफर टू दी recent attacks in Jammu and Kashmir also as an example of the same, कि देखिए जिसके कारण जब भी इंडिया हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है से वर्ल्ड कप के अंदर, राइट, पाकिस्तान विल डू समथिंग जिसके कारण ऑल द अदर थिंग्स कम टू अ
breakdown, right? So because of the existence of these ethnic of insurgency issue, functionalism has never been able to operate as far as South Asia is concerned, right? हमने बात की इंडस वाटर ट्रीटी के बेसिस पे किस तरह से फंक्शनलिज्म का एक एग्जांपल देखा गया, पर पाकिस्तान ऐसे एंटिक्स करता है जिसके कारण बाकी एरियाज में चाहे ये कल्चरल आदान प्रदान हो या इवन इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, राइट, जैसे कि बोला गया है बाय वेरियस एनालिस्ट एंड इवन पीएम मोदी दैट ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, राइट? ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जिसको आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बांग्लादेश को जो है आप बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ इन टर्म्स ऑफ ethnic conflicts also as well as insurgencies also, right? अब हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि ethnic conflicts के कारण जो एक illegal migration हुई है बांग्लादेश के कारण, उसके कारण, right, particularly जब जो war चल रही थी between east and west पाकिस्तान, right, उसके कारण it led to heightened ethnic tensions and conflicts in India's northeast, जिसके spillover effects आज तक देखे जा रहे हैं। So demand for NRC को लेके, the current issues असम के अंदर, you know, the kind of troubles that we are witnessing between the Brahmaputra valley, right? तो ये सब क्या है, ये पूरे के पूरे जो है ये टेंशंस यहीं पे इसी एथनिक इलीगल माइग्रेशन एंड एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर देखे जाते हैं। सिमिलरली समटाइम्स नॉर्थ ईस्ट के लिए पर्टिकुलरली some insurgent groups have also been able to find safe haven in Bangladesh. शेख हसीना गवर्नमेंट के टाइम पे there has been a sort of clampdown on them, बट अब इसके कारण क्या हुआ है, ये म्यांमार की तरफ जो है ये बढ़ चुके हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली म्यांमार से भी जो रोहिंग्याज आ रहे हैं उनके कारण बांग्लादेश के अंदर भी ट्रबल्स जो है इंक्रीज हो रहे हैं एंड इंडिया के अंदर भी क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं टू द काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो कि मणिपुर के अंदर भी देखी जा रही है, राइट? सो मणिपुर के अंदर वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द troublesome issues that have been used is the question of ethnicity को लेके, right, which has been further brought into turmoil because of the kind of instability जो कि म्यांमार में देखी जा रही है। Then जो existing drug smuggling है उसको भी पुश मिल गई है, जिसके कारण again insurgency and ethnic conflicts जो है has been heightened here. Similar has been the case of Sri Lanka also. तो आप LTTE का एग्जाम्पल दे सकते हैं इन द पास्ट, तमिल एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल दे सकते हैं, असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, एंड किस तरह से जो एग्जिस्टिंग इंस्टेबिलिटी एज फार एज द इकोनॉमिक क्राइसिस इज कंसर्न्ड, उसके कारण दोबारा एक क्वेश्चन मार्क है कि कहीं साउथ एशिया के अंदर दोबारा एक इनफ्लो ऑफ इलीगल माइग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी जो है दोबारा राइज ना हो जाए, अगेन लीडिंग टू प्रॉब्लम्स फॉर साउथ एशियन कोऑपरेशन, राइट? तो ये सारे आई वुड सजेस्ट कि ये इतना करंट बेस्ड है, ये एक एग्जिस्टिंग फाउंडेशनल क्वेश्चन, बट इसमें आप जितने ज्यादा करंट के एग्जांपल्स दोगे उतना ज्यादा बढ़िया जो है आपका आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई वुड सजेस्ट दिस इज द क्वेश्चन जो रन ऑफ द मिल है, बहुत सारी जगहों पे आपको कराया जाता है, इसको आपने अमेलगमेट करना था। What diplomatic steps has India taken to articulate the interest of global South in the international politics? ना सबसे पहले आपने ये क्या लिखना था कि देखिए this isn't something which is a 21st century phenomena. In fact, India even prior to its independence has been one of the leading lights of global South. Right? अपनी इंडिपेंडेंस से पहले भी इंडिया ने थर्ड वर्ल्डिज्म को, उनकी इंडिपेंडेंस को, एंटी रेसिज्म को, एंटी कलोनियलिज्म के आइडियाज को बहुत ज्यादा espouse किया, and this was something that they continued even in the aftermath of the independence. One of the most potent examples of the same came in the form of NAM की फॉर्मुलेशन, जहाँ पे थर्ड वर्ल्डिज्म को, पैन एशिया, पैन अफ्रीका, इक्वालिटी, यूनिटी, सॉलिडारिटी को बढ़ाने की इन्होंने कोशिश की एंड एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की, firstly for the global south to come together and to be able to put forward its voice in a more unified manner, and साथ ही साथ में to provide a platform जिसके थ्रू जो एक bipolar tensions and politics चल रही थी कोल्ड वॉर के दौरान, उससे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को थोड़ा सा ऑटोनॉमस एक प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड किया जा सके। देन हम बात कर सकते हैं किस तरह से इकोनॉमिक रेल्म के अंदर भी इंडिया हैज बीन अ लीडिंग लाइट। हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को इनकरेज करने में, इस्पाउस करने में इंडिया का एक लीडिंग रोल रहा था। सिमिलरली जब हम WTO के अंदर भी बात करते हैं, पर्टिकुलरली द राइट्स ऑफ ग्लोबल साउथ को लेके, इंडिया हैज बीन अ वेरी वेरी वोसिफरस एडवोकेट, राइट? यहाँ पे आप अगेन एग्जाम्पल दे सकते हैं अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को लेके, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को लेके, राइट? मेजर एग्जाम्पल है यहाँ पे। अगेन रीसेंट क्वेश्चन के अंदर में ही हमने देखा था कोविड-19 वैक्सीन को लेके, जो कि
waivers and agreements देखे गए, that has been an example. Similarly, the reform which is required both in WTO as well as the kind of appellate tribunal जो कि वर्क करता है, वहां पे भी इंडिया का जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के इन्होंने बात की है. सिमिलरली लार्ज स्केल जो वाइड स्केल कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं ग्लोबल कंसर्न्स, तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, ग्लोबल कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ. इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस जो है इंडिया ने किया है. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स. तो यहाँ पे कुछ जो चीजें थी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड एक्सेप्शनलिज्म, दैट हाउ the idea is that the responsibility chiefly rests on the global north, right? So the idea of polluter pays principle, common but differentiated responsibilities के ideas, ये सारे inculcate किए थे इंडिया ने to really put forward the voice of global south. Similarly, the kind of emphasis on terrorism as a problem, है ना, कंटिन्यूसली इंडिया ने इस पे एम्फेसाइज किया है. दिस इज अगेन अ मेजर कंसर्न जो कि ग्लोबल साउथ के अंदर निकला था, एंड ग्लोबल नॉर्थ का इसके ऊपर तभी इंटरेस्ट आया जब 9/11 हुआ. इंडिया तो कब से बोला कि देखिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी लाई है इसके ऊपर, क्योंकि ग्लोबल साउथ कब से ऐसी प्रॉब्लम्स जो है इनको इनकाउंटर कर रहा है. अगेन इंडिया हैज बीन फोकसिंग ऑन द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी ऑन टेररिज्म. यही सेम आइडिया एग्जाम्पल एज अ वे आउट आप इवन अपने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड इंसर्जेंसी के अंदर भी लिख सकते थे. देन वेरी इंपॉर्टेंटली India has also been a massive supporter as far as space and knowledge diplomacy is concerned, right? So space के अंदर the kind of satellites जो कि से पूरे साउथ एशिया के लिए इंडिया ने भेजी हैं, लॉन्च किए हैं. हम बात कर सकते हैं इंडिया इज बीइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, राइट? अफ्रीका के अंदर वन ऑफ द वेज इन विच एड्स का जो एक एपिडेमिक ऑलमोस्ट हो गया था कुड बी कंट्रोल्ड वाज बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ जेनेरिक ड्रग्स जो कि इंडिया ने प्रोवाइड किए. सिमिलर वाज द केस इवन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक ऑल्सो, राइट? तो वैक्सीन मैत्री जो है आप उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख सकते थे. सिमिलरली किस तरह से इंडिया जो है आर्टिकुलेट करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स दोनों ही मल्टीलेटरल एंड रीजनल फोरम्स पे. तो मल्टीलेटरल फोरम्स पे हम बात कर सकते हैं द पुश फॉर रिफॉर्म्स विद इन यूएन, इंक्लूसिव बनाइए और ज्यादा जो है डाइवर्स बनाइए. अफ्रीका को सपोर्ट किया है इन्होंने, राइट? यूएनएससी की एक्सपेंशन के अंदर ग्लोबल साउथ का जो आइडिया है उसको सपोर्ट किया है. सिमिलरली इवन विद इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो. आप एग्जाम्पल लीजिए करंट G20 का, तो क्या हुआ अगर G20 के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, इसको इंक्लूड करो एज एन एग्जाम्पल. इंक्लूजन ऑफ अफ्रीकन यूनियन विद इन G20, कितना बड़ा कितना मैसिव मूव था यहाँ पे, है ना? ये क्या है, ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिया ट्राइंग टू आर्टिकुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ. देन ऑब्वियसली किस तरह से बिल्ड कर रहा है बायलैटरल रिलेशंस पे भी, तो हम बात कर सकते हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ, वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, राइट? ये सब एक तरह से दिखाती हैं द आर्टिकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ बाय इंडिया, जो कि हिस्टोरिकली इंडिया हैज पेड अ लॉट ऑफ अटेंशन. In the next question, now I would suggest this was both a balance between a continuing question plus you also had to add on certain current examples. The question is about India-Russia के relations कि किस तरह से arms trade, economic ties and congruent geopolitical interests are no longer the three pillars of India-Russia relationship in the emerging strategic context. Now मैं आपको ये क्यों बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी करंट अफेयर्स के लिए. कार्नेजी इंडाउमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ लो. इसके अंदर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को लेके इवन इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स है, मिलान वैष्णव एक्सेट्रा के जो आर्टिकल्स हैं यहीं पे आता है कार्नेजी इंडाउमेंट में. तो आईजीपी के अंदर भी जो फेजेस के जो फीचर्स पूछे गए थे 1989 टू 1999, मिलान वैष्णव एंड हिंस्टन का आर्टिकल यहीं पे कार्नेजी इंडाउमेंट में ही आया था. यहीं पे कार्नेजी इंडाउमेंट में ही आर मेनन एंड रूमर का एक आर्टिकल था जो कि हमने कवर किया था करंट अफेयर्स में भी एज वेल एज जो हमारे लेक्चर्स हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पे भी हम करंट चीज़ें जो है इंक्लूड कर देते हैं, राइट? ये बहुत ही बढ़िया आर्टिकल आया था जहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ की बात की थी. उन्होंने बोला कि थ्रू आउट कोल्ड वॉर 3 पिलर्स के ऊपर इंडिया एंड रशिया का जो है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता था. पहला था द सोवियत आर्म सेल्स टू इंडिया, दैट इज आर्म्स ट्रेड, डिफेंस टाइज, राइट? देन वेरी इंपॉर्टेंटली वर द इकोनॉमिक टाइज. इकोनॉमिक टाइज कैसे है? पर्टिकुलरली कोल्ड वॉर के दौरान क्योंकि दोनों कंट्रीज जो है शेयर करते थे सोशलिस्ट आइडियल्स को,
जो पब्लिक सेक्टर हैवी इंडस्ट्रीज थी, फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, एड थी, यहाँ पे सोवियत यूनियन ने काफ़ी ज़्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था. एंड लास्ट क्या है, कॉन्ग्रुएंट जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. वाई? बिकॉज सोवियत यूनियन एंड इंडिया सॉर्ट ऑफ वर टुगेदर, एंड देन वहीं पे यूएस एंड पाकिस्तान का जो है एक थोड़ा कॉन्ग्रुएंस था. एंड बीच में व्हेन यूएस वाज आल्सो वूइंग चाइना, तो भी ये चाइना को भी यूएस ने थोड़ा सा अपने सर्किट में बीच में इंक्लूड कर लिया था, लीडिंग टू टेंशंस बिटवीन इवन चाइना एंड यूएसएसआर, इवन इंक्लूडिंग अ border skirmish also. However, in the present times, all of these three things have changed. So basically यही तीन चीजें जिनकी बात करते हैं मेनन एंड रूमर, उसको इन ब्रॉडर लैंग्वेज इन्होंने क्वेश्चन में डाल दिया था. एंड ये पूरा आर्टिकल वाज अबाउट कि किस तरह से अब इन पिलर्स से हटके इंडिया हैज टू सीक newfound cooperation with Russia. Why? Because we are a long-term friend. Because we have portrayed each other to be a all-weather ally. तो अभी भी convergences जो exist करती हैं, कौन कौन से नए areas में convergences exist करेंगी, उनके बारे में हमने बात करनी थी. ठीक है, कि देखिए डिफेंस रिलेशंस के अंदर भी, हाँ जी, as far as सिप्री रिपोर्ट इज कंसर्न्ड, अभी भी रशिया टॉप 3 के अंदर आता है, बट से जो परसेंटेज है उसके अंदर डिक्लाइन हो गया है कि कहाँ 65% से इट्स कम टू द 40s नाउ, राइट. एंड देयर इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन डिफेंस पार्टनरशिप्स विद वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस के साथ साथ फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ, इजराइल जैसी कंट्रीज के साथ. बट एट द सेम टाइम अभी भी कुछ कॉन्ग्रुएंस है. S-400 मिसाइल्स जो है उनके बारे में जो है बात कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट. सिमिलरली जो आपका Su-30 एयरक्राफ्ट है, T-90 टैंक, सब के एग्जाम्पल्स दे सकते थे. Then very importantly, economic cooperation may be moving away from say the socialist timeline. Now we have to find newfound things, right? यहाँ पे आप बात कर सकते थे जो हमारा हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर जो है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पे रशिया के साथ जो है कोऑपरेशन हो रही है. सिमिलरली रशिया के जो फार ईस्ट एंड अपर रीजन्स है वो नेचुरल रिसोर्सेज एंड ऑयल में कितने रिच है, वहां पे इंडिया के साथ कोऑपरेशन देखी जा रही है. इवन ड्यूरिंग द एंटायर टर्मोइल इंडिया हैज बीन बाइंग चीप रशियन क्रूड ऑयल ऑल्सो. ये सारे वो ग्रेट एग्जाम्पल्स, राइट. सिमिलरली इंडिया हैज ऑल्सो स्टार्टेड पार्टनरिंग ऑन आपका जो ट्रैक 2 एंड ट्रैक 3 है वहां पे भी. सो बिजनेस फोरम्स के बीच में जो है मीटिंग्स हो रही हैं, जो CEOs हैं उनकी मीटिंग्स हो रही हैं. ये सारे आपने जो है कुछ एग्जाम्पल्स आगे रखने थे. Then moving on, you should also be talking about space and technology cooperation, which has come up as another frontier, and the importance of in strategic relations, right? जहाँ पे 2022 में दोनों countries ने अपने 75th year of diplomatic relations जो है उनको enjoy किया था. And despite increasing closeness with other countries, this hasn't meant that India and Russia have stopped being friends with one another. And then very importantly, the soft power relations, particularly the cultural relations and track 3 diplomacy, which have come up as a great way of furthering the relationships between the two countries. However, obviously problem areas के ऊपर भी आपने focus करना था before ending the question. Now next question बहुत ज़रूरी था. Discuss the importance of India's role in UN peacekeeping operations as a ground for its claim to a permanent seat in the UN Security Council. Right? I would again यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, but ऐसे similar PYQs थ्रू आउट, फिगर 10-year पेपर्स, उससे पुराने भी आप देखोगे तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं. अगेन दिस इज समथिंग दैट यू विल फाइंड इन योर नोट्स, नॉट जस्ट आवर नोट्स, बट आपने कहीं से भी नोट्स किए होंगे तो उसके अंदर ये तो ज़रूर कवर कराया जाता है. बट जैसे कि मैंने शुरुआत में बोल दिया था, करंट रेफरेंस से शुरुआत कीजिए. करंट रेफरेंस से, चाहे ये मोदी जी की स्पीच हो, चाहे हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू UN उनकी चर्चा से हो, राइट. उन्होंने जो अपने आइडियाज़ रखे थे UN के अंदर रिफॉर्म को लेके, पर्टिकुलरली UNSA की रिफॉर्म को लेके, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बारे में आपने बात करनी थी. राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली हमने क्या बोलना है, सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि देखिए इंडिया हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स अ लॉट. आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं तो UNSC एक एनाक्रोनिस्टिक बॉडी बन जाएगी. एंड वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द मेन आइडियाज जिनके बेसिस पे इंडिया क्लेम्स इट्स authority to become a permanent member of the UN Security Council is the kind of contribution जो कि इंडिया ने दी है अपने UN के पीस कीपिंग ऑपरेशंस को लेके, राइट. जहाँ पे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट इंडिया ने UN की जो पीस कीपिंग मिशंस है जो कि आर एक्चुअली
the most important manifestations of ensuring collective security within the UN, यहाँ पे इंडिया ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है. सो इंडिया कभी भी यूनिलेटरली बूट्स ऑन ग्राउंड को सपोर्ट नहीं करता, बट यूएन के पीस कीपिंग एजेस के अंदर India has always been a supporter, right? So throughout this journey to maintain sustained peace, India has contributed a lot. And in fact 2023 में ये peace keeping क्यों important हो गया था? 2023 में ऑर्गेनाइजेशन ने सेलिब्रेट की थी 75th एनिवर्सरी ऑफ इट्स पीस कीपिंग मिशंस. इसके कारण ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. हमने अपने पूरे मेंस के अंदर भी इसको बहुत ज़्यादा, मेंस का जो हमारा क्रैश कोर्स था वहाँ पे डिस्कस किया था. सो जो पूरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी इंडिया की, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो इंडिया के पर्सनल है, थर्ड लार्जेस्ट पर्सनल है, साथ ही साथ में किस तरह से इंडिया ने जो है डिप्लॉयमेंट के अंदर भी फ्रॉम द वेरी आउटसेट हेल्प की है, राइट, कोरिया एटसेट्रा के अंदर. साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली व्हेन वी लुक एट इंडियाज पीस कीपिंग मिशंस, अगेन दिस वाज अ करंट एग्जांपल, इंडिया हैज फॉलोड व्हाट वी कॉल इज द 5S अप्रोच. अगर आपने 5S अप्रोच को अंदर डाल दिया है ना, मेरे से आप लिख के ले लो, आपको 1.5 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा. 5S अप्रोच ऑफ बीइंग सम्मान, सहयोग, शांति, समृद्धि, राइट, जिसके बेसिस पे ये संवाद भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है. इन सब के बेसिस पे क्या हो रहा है, आपका 5S अप्रोच जो है निकल के आ रहा है. बेसिकली 5S अप्रोच क्या है, इन अदर वर्ड्स पंचामृत अप्रोच ही थी, जिसे ये एग्जेम्प्लीफाई कर रहे हैं अपनी पीस कीपिंग मिशन में भी, राइट. और यहाँ पे इंडियन आर्मी का एक्शन भी, पहला पीस एनफोर्समेंट का भी जो एक्शन लिया गया था, वहां पे भी इंडियन आर्मी की कंट्रीब्यूशन आई थी. इसके अलावा इवन व्हेन वी लुक एट विमेन, राइट, विमेन, क्योंकि देखा जा रहा था कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में देयर वर इश्यूज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड असॉल्ट्स, जो कि हैरेसमेंट जो कि निकल के आ रहे थे. तो यहाँ पे भी इंडिया का एक लेंदी ट्रेडिशन निकल के आया है ऑफ विमेन इन पीस कीपिंग मिशन, जहाँ पे 2007 में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय एन ऑल विमेन कॉन्टिंजेंट फॉर फॉर्म्ड पुलिस यूनिट फॉर यूएन पीस कीपिंग मिशन. मेडिकल केयर इन पीस कीपिंग मिशंस, ट्रेनिंग के अंदर हर जगह इंडिया ने अपना योगदान दिया है, which again becomes a very important plank for supporting of India's membership to the UNSC. तो इन चीजों के ऊपर जो है आपने फोकस रखना था. Moving on, now I would suggest this is also 2021 में literally exact almost like PYQ था, but Quad is also something which has been in news because of the kind of meets which have been happening. और हमने जो है चाइना के साथ particularly जो problematic relations हैं उनको लेके भी किस तरह से इंडिया डील करता है इनके साथ was a very important issue. In fact, again something that we had talked about extensively both in our course as well as the mains crash course. The question says quadrilateral security dialogue performs an important role in India's strategic balancing act to withstand the dominance of China in Asia. Discuss. Now यहाँ पे दोनों चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है. आप सिर्फ क्वाड के ऊपर भी फोकस नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ चाइना के ऊपर नहीं फोकस कर सकते. किस तरह से क्वाड becomes an important element of strategic balancing with China, that is the sort of टोन जो कि आपने अपने आंसर के अंदर पेश करनी है. इनफैक्ट हमने एक पूरा आंसर यहाँ पे किया था दैट इंडिया नीड्स अ स्ट्रेटेजिक एंड नॉट अ रिएक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स चाइना. तो किस तरह से स्ट्रेटेजिक अप्रोच बन सकते हैं, इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, राइट. तो यहाँ पे हमने बात करनी थी कि किस तरह से इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस जो है बहुत ही ज्यादा टर्बुलेंट रहे हैं हिस्टोरिकली. However, one of the main issues that we have witnessed, which has been pointed out also, is that these abnormal relations between India and China, जो कि एस जयशंकर जी ने पॉइंट आउट किया था, these have been worsening only. So अगर आप ऐसे करंट स्टेटमेंट्स के साथ शुरू कर सकते हैं ना, it really adds to your answer. Now, another very important thing that we have to talk about is that mostly India की जो approach है towards China has been very reactive. That China does something extremely aggressive and then to counter that, India takes a reactionary approach rather than a long-term imagined strategic approach. अब जो है वन ऑफ द मेन फीचर्स जो कि देखा जा रहा है इज द रियलाइजेशन दैट इंडिया ने एक स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग करनी है, ना कि एक रिएक्टिव अप्रोच को फॉलो करना. एंड इसी स्ट्रेटेजिक काउंटरिंग ऑफ चाइना के अंदर वेरियस मेजर्स जो है इन्वॉल्व किए गए हैं.
चाहे ये इकोनॉमिक मेजर्स हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल मेजर्स हो, और इन्हीं जियोपॉलिटिकल मिनीलेटरल एंड मल्टीलेटरल मेजर्स में से एक मेजर क्या है? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ना क्वाड के अंदर किस किस तरह से लिया जा रहा है, राइट, इसको भी आपने इमेजिन करके बताना था। विद इन क्वाड, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरमाथ ऑफ द रीसेंट मीटिंग्स, जो इकोनॉमिक वेंचर्स भी लिए जा रहे हैं, सो नॉट जस्ट जियोपॉलिटिकली विद इन द इंडो पैसिफिक रेल्म, बट इवन जियो इकोनॉमिकली टू काउंटर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, क्वाड के तहत जो इनिशिएटिव्स दिए गए हैं, आपने इस आंसर के अंदर उनको हाईलाइट करना था एज अ स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग टैक्टिक, जिसके थ्रू इंडिया जो है इंश्योर करना चाहता है दैट चाइना के साथ ये एक ग्रेट पावर बैलेंसिंग इन द साउथ एशियन रीजन इंश्योर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई वुड से इज अ मोर एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चन कहता है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कल्चरल बिलीफ एंड इट्स प्रैग्मेटिक अप्रोच टू फॉरेन पॉलिसी। राइट नाउ स्टीवन कोहेन की एक बहुत ही बेसिक किताब है ना, और उस बेसिक किताब के अंदर ही वो बात करते हैं कि किस तरह से इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये प्रैग्मेटिज्म को रिफ्लेक्ट करता आया है एंड कंटिन्यूसली रिफ्लेक्ट करता आता है ना। दो चीजें हैं इसकी, कल्चरल बिलीव्स को भी ये करता है एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। अब कल्चरल बिलीव्स के क्या क्या हो सकती है? कल्चरल बिलीव्स कैन कम दो तरह की हो सकती हैं। एक है से हम बात कर सकते हैं बुद्धिस्ट पंचशील बेस्ड अप्रोच, राइट, विच फोकसेस ऑन नॉन वायलेंस। गांधी जी हैं, इनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। गांधीयन एंड इंडिया की जो पूरी नॉन वायलेंट एक नेशनल मूवमेंट की लेगेसी रही है, उसका भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट। नॉन वायलेंस की बात हो गई, नॉन अग्रेशन की बात हो गई, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात हो गई, राइट। एम्फेसिस ऑन नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट की बात हो गई। ये सारी चीजें इंडिया रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही साथ में प्रैग्मेटिक भी है, और प्रैग्मेटिक होने के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं कि देखिए हमने रियलाइज किया था कि अगर हम इन सारी चीजों में बिलीव करते हैं, जो कि रिफ्लेक्ट भी करती है इन आर न्यूक्लियर पॉलिसी की, कौन कौन से उसके अंदर नो फर्स्ट यूज में रिफ्लेक्ट करती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली मिनिमम डेटरेंस, मिनिमम बट क्रेडिबल डेटरेंस के अंदर जो है क्रेडिबल बट मिनिमम डेटरेंस चाहे आप कर लो या मिनिमम बट क्रेडिबल डेटरेंस कर लो, उसके अंदर भी ये रिफ्लेक्ट करती है। बट एट द सेम टाइम प्रैग्मेटिक भी है कि हमने क्यों नहीं बोल दिया कि हम नहीं बनाते, है ना। वी हैव रीजन्स, अफ्रीका हो गया आपका, जो है साउथ ईस्ट एशिया हो गया, जो कि न्यूक्लियर फ्री जोन्स है। हमने क्यों नहीं बोला हम न्यूक्लियर फ्री जोन बनेंगे? अरे क्योंकि हमारे नेबर्स जो है, जिनके साथ हमारे इतने एंटेगनिस्टिक रिलेशंस हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों के दोनों जो है न्यूक्लियर पावर्स हैं। पाकिस्तान के बनने से पहले चाइना जो है ऑलरेडी एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, एंड 1962 वॉर ने ऑलरेडी चाइना के जो अग्रेसिव इंटेंशंस था उसको क्लैरिफाई कर दिया था, राइट। सो इंडिया ऑब्वियसली टुक द मोर प्रैग्मेटिक रूट। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली, व्हेन डिड इंडिया डिसाइड टू बिकम ऑल्सो अ न्यूक्लियर पावर? दैट ऑल्सो वॉज वेरी प्रैग्मेटिक, है ना। हमने टेस्ट जरूर कर लिए थे, 98 के अंदर जाके जो है हमने अपना पोखरान 2 जो है पूरा किया। राजा मोहन कहते हैं कि ये भी बहुत प्रैग्मेटिक था, राइट। प्रैग्मेटिक क्यों था? बिकॉज इनको पता था कि देखिए हमने अपनी इकोनॉमी खोल दी थी, है ना। हमने एलपीजी रिफॉर्म्स कर लिए 91 से लेके 93 में जो है वाइड स्केल ओपनिंग हुई। इंडिया जो है एक तरह से एम्बेड हो गया था इकोनॉमी, इंटरनेशनल इकोनॉमी, एंड वन ऑफ द ब्राइट लाइट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमी आ गया था। तो इनको भी समझ में आ गया था कितनी देर तक सैंक्शन कर लोगे, आपकी ग्रोथ स्टोरी हमारी ग्रोथ स्टोरी के साथ लिंक्ड है ना, तो कितने टाइम हम पे सैंक्शंस कर लोगे। तो ये भी एक बहुत प्रैग्मेटिक अप्रोच थी, राइट। साथ ही साथ में द फैक्ट दैट इवन नो फर्स्ट यूज इन क्रेडिबल बट मिनिमम डेटरेंस आर ऑल्सो, अगेन हमने ये आगे नोट्स में किया हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू पुट सारी इमेजेस बिकॉज देन इट बिकम्स वेरी हैवी, राइट। ये भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि देखिए ये भी जो है आइडियलिस्ट नहीं है, ये भी बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच है। क्यों? क्योंकि देखिए इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हम एक फर्स्ट यूज पॉलिसी के अंदर द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, द काइंड ऑफ अवेयरनेस, द काइंड ऑफ रेगुलेशन, द काइंड ऑफ हमें चाहिए होती है चीजें, उसके ऊपर बहुत सारा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए इवन नो फर्स्ट यूज एंड क्रेडिबल बट मिनिमम डेटरेंस आर एक्चुअली वेरी वेरी प्रैग्मेटिक अप्रोचेस एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। साथ ही साथ में हमने अपनी
सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है उनको भी डेवलप कर दिया है, विच ऑल्सो इंश्योर्स दैट वाइल हम आइडियलिज्म इन नो फर्स्ट यूज एक्सेट्रा जरूर दिखाएं, बट हम ये भी इंश्योर करते हैं कि इफ यू मेस विद इंडिया द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट विल कम विल ऑल्सो बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। ठीक है, तो अब ये क्या है, यही चीजें आपने अपने आंसर जो है उसके अंदर ये रिफ्लेक्ट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन जो है 2021 में देखा गया था, ऑलरेडी आ चुका है, बट ये एक लॉन्ग टर्म करंट अफेयर है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली 2021 से अफगानिस्तान के अंदर जो चेंजेस इन टर्मोइल आया है तब से इसकी बात हो रही है। तो क्या कहता है, व्हाट स्टेप्स इज इंडिया टेकन टू रीगेन इट्स फुटहोल्ड इन अफगानिस्तान सिंस द तालिबान हैज टेकन ओवर द कंट्री इन अगस्त 2021। अगेन दिस वाज समथिंग जो कि हमने अपने लेक्चर्स में प्लस करंट अफेयर्स के अंदर एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ था। Now the first thing first that we have to talk about that historically इंडिया एंड अफगानिस्तान के जो रिलेशंस है काफी ज्यादा अच्छे रहे हैं, काफी ज्यादा बढ़िया रहे हैं, राइट। अब क्यों रहे हैं, अगेन यहाँ पे आप कौटिल्यन मॉडल को यूज कर सकते हैं, दैट पाकिस्तान इज द अरी एंड अफगानिस्तान हमारा मित्र हो जाता है, बिकॉज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान की कई बार नहीं बनती, राइट। साथ ही साथ में आप काबुली वाला जैसी एग्जांपल्स दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स की बात कर सकते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी जो तो काइंड ऑफ सपोर्ट जो मिला था, बहुत सारे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे हु ऑफन फ्लेड वाया अफगानिस्तान, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकली कल्चरली बहुत ही बढ़िया रिलेशंस रहे हैं इंडियन अफगानिस्तान के बीच में। However, obviously with the coming in of Taliban, problems have arisen, but India has also tried to cultivate some form of relations in the aftermath of this. Even though India ने अपने जो embassies etc. थे वहाँ पे shut कर दिए थे, but now again India has realized there is need for dialogue, particularly with the increasing footprint of China. तो चाइना बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, ऑलमोस्ट ऑल नेबर्स सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, चाइना इज इन्वॉल्व्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया। सो इंडिया हैज रियलाइज्ड कि ये हम नहीं सह सकते, तो इंडिया ने अब अपने ही बलबूते पे टॉक्स एंड फुटहोल्ड रीगेनिंग जो है वो करनी शुरू कर दी है। वन ऑफ द ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ द सेम कम्स इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीलेटरल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का जो डायलॉग है और अफगानिस्तान, राइट। ये अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा है, जहाँ पे इन NSA एडवाइजर्स की जो टॉक्स है, जहाँ पे अगेन इंडिया के साथ साथ चाइना भी एंड सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी है, दे मेट इन मॉस्को टू टॉक अबाउट कि किस तरह से अफगानिस्तान को हमने सिक्योर करना है फॉर इटसेल्फ एंड फॉर द रीजन ऑल्सो, राइट। साथ ही साथ में इससे पहले दिल्ली डिक्लेरेशन जो आई थी 2021 में कि देखिए अफगानिस्तान की तरफ इंडिया की क्या पॉलिसी होगी, किस तरह से हम इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स जो है उसको हम सेफ गार्डेड रखें। साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली यहाँ पे टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट ना मिले वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, राइट। इंडिया हैज रियलाइज्ड दैट ट्रैक थ्रू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स है जो कि इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। सो इनको इंडिया डज नॉट वांट टू गो वेस्ट, राइट। सो ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान वैक्सीन्स हो गई, फूड सप्लाईज हो गई, दोनों के अंदर जो है इंडिया ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली वाइडर डिप्लोमैटिक जो एक्शंस हैं वो भी लिए जा रहे हैं एज फार एज अफगानिस्तान इज कंसर्न, राइट। सो फॉर एग्जांपल स्पेशल इनवॉइस जो कि डेडिकेटेड है पाकिस्तान के लिए। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली देर ऑल्सो डी कपलिंग तालिबान एंड पाकिस्तान, राइट। सो डी हाइफिनेशन जैसे कि हम फॉलो करते थे इजराइल एंड पैलेस्टीन के अंदर, इंडिया रियलाइज दैट अफगानिस्तान को कल्टिवेट करने के लिए दोबारा वी विल ऑल्सो हैव टू फॉलो decoupling or dehyphenation as far as Taliban and Pakistan is concerned, because even Taliban government जो है realizes that Pakistan के अंदर often tendency है of treating Afghanistan as a lesser brother or as a puppet, right? So यहाँ इसको यूज करके इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप्स को कल्टिवेट कर सकती है। देन वेरी इंपॉर्टेंटली देखिए अफगानिस्तान डेवलपमेंटल बहुत सारे इश्यूज फेस कर रहा है, तो यहाँ पे इंडिया while talking about the needs for peace building, while talking about the need for inclusivity, while talking about women issues, should also keep focusing on the kind of infrastructural development जो कि इंडिया ने historically provide की है as far as Afghanistan is concerned।
ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमें इसको बिल्ड अप करते रहना है। अगेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड बहुत तरीके से इन आर नोट्स, ऑल्सो इन द फ्री लेक्चर, जो कि आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड ईरान। अगेन दिस इज समथिंग जो कि बहुत चर्चा में था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2022 में जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी विजिट हुई थी, साथ ही साथ में थॉइंग ऑफ रिलेशंस को लेके। तो अगेन आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इन डिटेल इन करंट अफेयर्स लेक्चर्स इरिटेंट्स जो हैं विच इज बेसिकली चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान, उसको इन डेप्थ जो है डिस्कस किया था। राइट, सो नाउ ऑब्वियसली वाइल देयर आर अ लॉट ऑफ कन्वर्जेंसेस बिटवीन इंडिया एंड ईरान, चाहे ये इकोनॉमिक स्फेयर में हो जाए, चाहे ये जियोपॉलिटिक्स के स्फेयर में हो जाए, देयर आर आल्सो सर्टेन चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज और रीसेंट चैलेंज जो कि हम देख रहे हैं इज ऑब्वियसली द काइंड ऑफ कल्टिवेशन ऑफ ईरान जो कि चाइना की तरफ से देखी जा रही है, पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ रोल एंड द डिप्लोमैटिक हेफ्ट चाइना हैज नाउ कम टू एंजॉय एज फार एज द थॉइंग ऑफ रिलेशंस इन वेस्ट एशिया इज कंसर्न। राइट नाउ समथिंग दैट इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू डू, बट कभी भी इंडिया ये कर नहीं पाया। सो अब ये जो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट ऑफ चाइना है, दिस can be extremely problematic, right? Particularly considering the fact that Iran and China ने एक 25 ईयर का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है वो भी साइन कर लिया है। Then very importantly, as far as India and Iran is concerned, जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रही है। येस, देयर वाज अ फॉरेन मिनिस्टर की विजिट्स एक्सेट्रा, बट बियॉन्ड दैट द काइंड ऑफ डीपेंड एंगेजमेंट दैट वी लेट्स से चाइना हैज़ बीन एबल टू कल्टिवेट, शायद इंडिया अभी तक उतनी तरह से नहीं देख पाया। साथ ही में इवन ड्यूरिंग द विजिट कुछ सब्सटैंटिव नहीं निकल के आ पाया था। राइट, बहुत ही छोटी छोटी ट्रीटीज आई थी, जैसे कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ट्रीटी एक्सेट्रा आ गई, बट से अगर इकोनॉमिक या ट्रेड रिलेशंस की बात की जाए वहां पे कोई ट्रीटी जो है बढ़िया निकल के नहीं है। Then very importantly, even though there is an increasing trade, अभी भी oil remains the main commodity and उसके beyond expansion जो है नहीं देखी गई है। So जो diversification of trade basket है that also remains a major limitation. साथ ही साथ में हम कहते हैं apart from bilateral ना third parties have ended up playing a major role as far as India and Iran के relations are concerned. कभी चाइना हो गया, कभी US हो गया, जिसके कारण again ये relations जो है बहुत problematic बन जाते हैं। एंड कुछ जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं से ऑयल पाइपलाइंस एक्सेट्रा को लेके, उसके कारण जो है प्रॉब्लम्स एंड अप कमिंग बिटवीन द टू कंट्रीज। Then obviously is the issue of Kashmir also, right? Over the few years, the kind of assertiveness that India has shown in, say, doing away with Article 370, etc. Sometimes the Iranians haven't responded in the most supportive manner, which can lead to problems. Investment जो है, free trade agreement जो हो गए, ये और भी कुछ problem areas हैं. Now, after pointing out the irritants, you also have to talk about कि किस तरह से हम इनको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब obviously इंडिया जो है वेस्ट एशिया को कल्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे वेस्ट एशिया को कल्टिवेट करने के लिए ईरान इज गोइंग टू प्ले अ very prominent role, particularly in the aftermath of the thawing of relations between Saudi and Iran, and plus the kind of Abraham Accords जो कि हम previously देख रहे हैं, तो इजराइल के साथ भी। राइट, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इंडिया को जो है हैज टू बी वेरी क्लियर in trying to further its relations as far as diplomacy, economic relations with Iran is concerned. Again, जो हमारा नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर हो गया, वहाँ पे बात हो गई, जो छाबहार की डेवलपमेंट एंड लिंकेज विद अफगानिस्तान एक्सेट्रा है, उसे हमें और पेस अप कर देना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ट्रेड बास्केट जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहिए। देन वेरी इंपॉर्टेंटली थर्ड पार्टीज जिस तरह से कई बार प्ले कर जाती हैं, उसको इंडिया को लिमिट करने की कोशिश करनी चाहिए बाय इमर्जिंग एज अ लीडिंग प्लेयर इन दिस रिगार्ड। राइट, साथ ही साथ में वेस्ट एशियन क्वाड जो है I2U2 को भी एक इफेक्टिव मैकेनिज्म की तरह इंडिया यूज कर सकता है इन बेटरिंग इट्स रिलेशंस विद ईरान एज वेल। The next question now was about the external determinants of foreign policy of the state. Again, similar questions जो है पास में देखे गए हैं। Various types of determinants जो है आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स को भी अब आप डिवाइड कर सकते हैं। राइट, यू कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक स्फेयर में एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, ज्योग्राफिकल स्फेयर में एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, जियोपॉलिटिकल रेल में एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स,
कल्चरल स्फेयर में एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, राइट। अब इस तरह की अप्रोच अगर फॉलो करें तो आपका आंसर जो है थोड़ा और बेहतर बन सकता है, राइट। सो ऑब्वियसली जियोपॉलिटिक्स के स्फेयर में हम बात कर सकते हैं दैट थ्रू आउट हिस्टोरिकली ही से कोल्ड वॉर ने किस तरह से इंपैक्ट किया था फॉर्मुलेशन ऑफ नैम को लेके। अब उसके बाद जब एक यूनिपोलर स्टेट आया, किस तरह से इंडिया ने बेटर किया अपने रिलेशंस विद यूएस। नाउ दोबारा जब वर्ल्ड ऑर्डर इज अंडरगोइंग अ फ्लक्स, किस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के अंदर हम चेंजेस देख रहे हैं। सिमिलरली ग्रोइंग अग्रेसिवनेस ऑन पार्ट ऑफ चाइना या फिर रशिया एंड चाइना की जो एक नई कॉन्ग्रुएंस देखी जा रही है, उस पे क्या रिस्पॉन्स है। रीजनल जो चैलेंजेस हो गए, अगेन ग्रोइंग एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इंसर्जेंसीज रीजनली, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक रेल में जिस तरह से प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जो एक डिप देखा जा रहा है, द नीड फॉर रेजिलियंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन जो देखा जा रहा है, वो कैसे इंपैक्ट कर रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, उसके बारे में हमने बात करनी है। तो ये सारी कुछ चीजें थी जिनके आपने एग्जाम्पल्स जो है यूटिलाइज करने थे इन टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब about the discussion of the West Asian Quad. West Asian Quad और क्या है? It is I2U2. Again, extremely important था। हमने हमारा जो मेंस क्रैश कोर्स था वहाँ पे भी इसको एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि I2U2 जो है किस तरह से एक वेस्ट एशियन क्वाड की तरह बात किया जा रहा है एंड एक मिनी लेटरल मैकेनिज्म है। मिनी लेटरल्स के अंदर इन्वेस्ट करना इंडिया ने बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दिया है एंड I2U2 हैपेंस टू बी जस्ट वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स जो कि इनेबल कर रहा है इन इंडिया को, ताकि इंडिया जो है बहुत ही astutely डील कर सके विद द काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कंस्ट्रेंट्स व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद वेस्ट एशियन एज अ रीजन, राइट। किस तरह से दोनों ही एक जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक ग्रुप की तरह ये I2U2 निकल के आया है, ये मीटिंग्स के अंदर निकल के आया है, इसके अंदर भी जो है हमने एम्फेसाइज किया है, राइट। सो UAE की जो इंपॉर्टेंस है एज अ लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर, इजराइल किस तरह से हमारे डेवलपमेंटल एंड डिफेंस रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है एंड किस तरह से इसको कल्टिवेट करके चाइना का जो इंक्रीजिंग फुटप्रिंट है वाया BRI, इंडिया उसे भी काउंटर करना चाहता है, राइट। तो इसकी सिग्निफिकेंस बोथ जियो स्ट्रेटेजिकली, जियो इकोनॉमिकली फॉर इंडिया इन वेस्ट एशिया, उसे हमें डिपिक्ट करना था, राइट। देन वेरी इंपॉर्टेंटली रिन्यूएबल सेक्टर के एनर्जी के अंदर भी साथ ही साथ में किस तरह से I2U2 जो है एक्टिव एंगेजमेंट खुद के बीच में तो होगी बट इन कंट्रीज के थ्रू बाकी कंट्रीज के साथ से UAE सऊदी अरेबिया ब्लॉक का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। सो वाया UAE पूरे सऊदी अरेबियन ब्लॉक के साथ किस तरह से हम इंगेज कर सकते हैं, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है जरूरी थी आपके आंसर में लिखनी, प्लस क्या लिमिटेशंस है, क्या चैलेंजेस है, उनको भी आपने आउटलाइन करना था। Then, last but not the least, discuss the major drivers of India's interest in Africa. Exact question जो है 2021 में आया है। अफ्रीका इज वन ऑफ दोज रीजन्स जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन G20 में जिस तरह से इंक्लूजन देखी गई है अफ्रीकन यूनियन की, that was incredibly important. When we look at COP27 also, it was called the Africa Summit. तो अफ्रीका बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, तो अफ्रीका के ऊपर क्वेश्चन आना ज़रूरी ही था। मेंस क्रैश कोर्स के अंदर हमने बहुत एक्सटेंसिवली इसको डिस्कस किया था कि क्या क्या मेन ड्राइवर्स है, कुछ कोर एरियाज है जहाँ पे इंडिया की कंटिन्यूड एम्फेसिस देखी जा रही है, साथ ही साथ में कुछ नए एरियाज भी आ गए हैं जहाँ पे इंडिया जो है इनको और ज़्यादा रेयर कर रहा है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोर एरियाज को देखते हैं, हिस्टोरिकली जो हमारे सॉफ्ट रिलेशंस रहे हैं, कल्चरल कोलैबोरेशंस रही हैं, इकोनॉमिक एड एंड डेवलपमेंट जो रही है विच इज बेस्ड ऑन Africa led, Africa people driven डेवलपमेंट रादर देन द काइंड ऑफ डेड डिप्लोमेसी और आर्म ट्विस्टिंग जो कि चाइना करने की कोशिश करता है। वही ऑन द अदर हैंड देयर आर आल्सो न्यू एवेन्यूज, राइट, जहां पे डेवलपमेंट के अंदर वी आर मूविंग टुवर्ड्स एड एंड डेवलपमेंटल डिप्लोमेसी टुवर्ड्स बिजनेस एंगेजमेंट ऑल्सो। सो आप एग्जाम्पल दे सकते थे कि से इजिप्ट के अंदर बहुत सारे जो नाइल एरिया के अंदर दे आर कमिंग अप विद दिस स्पेशल ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल जोन, वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स कितने ज्यादा एंथुसियास्टिकली जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी वाज एन एरिया जहां पे इंडिया एंड अफ्रीका बहुत ज्यादा कोलैबोरेट कर रहे हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन हो गया, अदर टेक्नोलॉजिकल रेल्म्स हो गया, हेल्थ एक सेक्टर है, हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, एजुकेशन हो गया, ये सारे नए एरियाज हैं जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इन इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अफ्रीका।
देन ऑब्वियसली देर आर सर्टन लिमिटेशंस विच कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, से डीपनिंग ऑफ उतनी पॉकेट नहीं है अभी भी, से अफ्रीका यूनियन के साथ एज अ कंप्लीट ब्लॉक इंडिया को अपनी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। चाइना किस तरह से एक मेजर इशू की तरह निकल के आ रहा है। सिमिलरली द काइंड ऑफ एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हम अफ्रीका के अंदर देख रहे हैं, कूज जो कि हम अफ्रीका के अंदर देख रहे हैं, जो कि और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देता है इंगेजिंग विद अफ्रीकन कंट्रीज, राइट। ये सारी लिमिटेशंस है और इन लिमिटेशंस को कैसे क्रॉस ओवर करना है, दैट वाज आल्सो समथिंग दैट वी कुड हैव talked about. Now importantly ये आपको समझ में आ गया होगा that PSIR के लिए एक्सटेंसिव तैयारी करना ज़रूरी है। If you are someone जिसके अभी भी फाउंडेशनल ही नोट्स रेडी नहीं है एंड यहाँ पे उनको हेल्प की ज़रूरत है, ऑफन टाइम्स मैं ये नहीं बोलती ऑप्शन को खुद तैयार नहीं किया जा सकता, एब्सोल्युटली किया जा सकता है। एंड इनफैक्ट यू कैन रेफर टू अ नंबर ऑफ अ फ्री प्लेलिस्ट। हमारी जो PSI की फ्री प्लेलिस्ट है उसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कवर कराए हुए हैं इंपॉर्टेंट फॉर द PSI सिलेबस। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस जो है कवर्ड है। बट अगर आपको और ज़्यादा एक्सटेंसिवली करना है विद नोट्स, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, आप हमारे फाउंडेशन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं विद स्टार्ट्स एट ओनली ₹12,000। ना इंपॉर्टेंटली इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप तैयारी कर चुके हैं बट करंट अफेयर्स, नाउ अगेन बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। बट बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है नहीं। करंट अफेयर्स क्यों जरूरी है? बिकॉज इवन सर्टन स्टैटिक टॉपिक्स बिकम इंपॉर्टेंट बिकॉज वो दोबारा करंट न्यूज में थे। करंट एग्जाम्पल्स देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो डोंट लेट एनीवन टेल यू कि अच्छा करंट अफेयर्स को इग्नोर कर दो। जरूरी है बट इनको कैसे पढ़ना है, फैक्चुअली नहीं पढ़ना, इनको एनालिटिकली पढ़ना है। और यही चीज हम अपने कोर्स में भी प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके। इंटरलिंकेजेस जो होती हैं थ्योरी के साथ, बेसिक्स के साथ, वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको अगेन आप ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। एंड इसीलिए हमने डेली आंसर राइटिंग प्लस हमारा जो क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है विच ऑल्सो इंक्लूड्स टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट के अंदर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको सिलेबस के इंपॉर्टेंट इश्यूज को कवर करवाएंगी, ये सारी चीजें जो है एक्सटेंसिवली कवर की गई हैं। ठीक है, तो इनको कवर करने के लिए आप हमारे QIP का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारे सिलेबस रिविजन है, टेस्ट सीरीज है, स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप है बाय UPSC सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स एंड एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। या फिर अगर आप सिर्फ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा जो डेली आंसर राइटिंग है उसका हिस्सा बन सकते हैं। राइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम अस टुडे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस, आंसर्स एंड पूरा PSI ऑप्शनल। प्रैक्टिस करते रहिए एंड सी यू सून।